चलिए तो हम लोग आ जाते हैं कि फ्रिंज विड्थ जो आपका है वो क्या है, और हम लोग क्या देखेंगे कि इंटेंसिटी ऑफ फ्रिंज विड्थ हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोग इसमें और देखेंगे कि डिपेंडेंस ऑफ फ्रिंज विड्थ ऑन लेमडा, कि लेमडा पे जो फ्रिंज विड्थ जो आपका है W वो कैसे डिपेंडेंट है, इसके बारे में हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए टॉपिक लिखते हैं, डिपेंडेंस of fringe width with lambda। ठीक है, यानी कि वेवलेंथ पे फ्रिंज विड्थ कैसे डिपेंड करता है, इसको थोड़ा बारीकी से अभी देखेंगे हम लोग। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला चीज, वी नो फ्रिंज विड्थ W is equal to lambda D by छोटा d। ठीक है, ये तो फ्रिंज विड्थ होता ही है, ये तो हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, तो हम लोग यहां पे देख रहे हैं here W is directly proportional to lambda। It means where fringe width is proportional to lambda। ठीक है, तो फ्रिंज विड्थ जो आपका है, फ्रिंज का विड्थ मतलब चौड़ाई जो है वो किस चीज पे डिपेंड कर रहा है, वेवलेंथ पे, जो लाइट आ रहा है उस वेवलेंथ पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, चलिए अब हम लोग लिखना स्टार्ट करते हैं कुछ पॉइंट। पहले, इन Young's double slit experiment, Young's double slit experiment is immersed in liquid of refractive index mu, then wavelength of refractive index decreases mu times। तो होगा क्या, जो वेवलेंथ जो लाइट का होगा वो म्यू टाइम्स डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, जिस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में डालेंगे उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यदि म्यू है तब। ठीक है, तो ये म्यू टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा, यानी कि लेमडा बाई म्यू बन जाएगा। ठीक है, ठीक है, सो द फ्रिंज विड्थ ऑल्सो डिक्रीजेस म्यू टाइम्स। समझ में बात आ रहा है, तो फ्रिंज विड्थ भी आपका क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा। चलिए, as we know that in white light from source of sun, जो सन का जो होता है, व्हाइट लाइट जो होता है, is combination of different wavelength। ये डिफरेंट वेवलेंथ का कॉम्बिनेशन होता है, ये आपको पता ही होगा, और सब मिलके क्या बनता है, व्हाइट लाइट बनता है। ठीक है, सो इफ white light is used, then the fringe width of red light will be more। फ्रिंज विड्थ जो रेड लाइट का होगा वो ज्यादा होगा W। क्यों? क्योंकि उसका लेमडा ज्यादा होता है रेड लाइट का, बिकॉज more than
that of violet, because the wavelength of red light is more. So lambda of red is greater than lambda of violet. ठीक है, तो ये बात समझ में आ गया कि वेवलेंथ ज्यादा होने के कारण रेड लाइट का जो फ्रिंज बनेगा उसमें क्या होगा कि इसका जो विड्थ बनेगा, देखिए अलग अलग कलर के अनुसार वो टूट जाएगा कहीं कहीं पर, ठीक है। तो वो जो वेवलेंथ जो आपका मतलब जो फ्रिंज विड्थ बनेगा ना रेड लाइट वाला, वो ज्यादा चौड़ा बनेगा, ठीक है, बशर्ते किसके, वॉयलेट का, ठीक है, क्योंकि वॉयलेट का सबसे कम, ठीक है, और रेड का सबसे ज्यादा। तो इस तरह से ये टूट गया। अब लिखना स्टार्ट करते हैं। बट वी शुड, चलिए अच्छा ठीक है लिख देते हैं। बट वी शुड ऑलवेज लर्न दैट at the center there is always bright spot of bright light, whereas the ब्राइट लाइट होगा सेंटर पे, चाहे कुछ भी हो जाए ये कलर नहीं दिखेगा। देखिए ये कलर क्यों नहीं दिखेगा इसके बारे में हम डिटेल में और अभी बताएंगे, ठीक है। तो बस अभी यहाँ पे ये समझिए कि इसमें क्या है कि आपको कलर नहीं दिखेगा, हमेशा एकदम ब्राइट लाइट ही सेंटर पे दिखेगा। वेयर एज एट द अदर पार्ट you will be able to see the different color, ठीक है। कैसे होगा बताएंगे, इसको मिटाते हैं, लिखना स्टार्ट करते हैं। We must know that at the center there is constructive interference is when the path difference is lambda, 2 lambda, 3 lambda etc, ठीक है। Similarly for destructive interference we have path difference, डेल्टा एक्स लिख लीजिएगा, is lambda by 2, 3 lambda by 2, 5 lambda by 2 etc, ठीक है। तो ये होता है पाथ डिफरेंस कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में, ठीक है। तो यहां लिखते हैं सो व्हाट हैपेंस दैट एट द सेंटर only bright light is used, whereas at the other point different colors can be seen, ठीक है। तो क्या कारण है इसका, तो इसमें हम लोग लिखते हैं we know
that at center there is constructive interference and here any light of any wavelength interfere कंस्ट्रक्टिवली। ठीक है, तो यहां पे कंस्ट्रक्टिवली क्या होता है, जितना भी लाइट जितना भी वेवलेंथ का होगा वो सब सेंटर पे कंस्ट्रक्टिवली ही इंसिडेंट करेगा। ठीक है, सो ऑल कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस at a time brings bright light at the center with high intensity। अब चलिए, ये हो गया विथ हाई इंटेंसिटी, ये हो गया। अब अगले पॉइंट, at the other point there is constructive and destructive and intermediate path difference, so at the other point there, at the different point colors is seen। ठीक है, चलिए अब होता क्या है, लेट्स हैव एन एग्जाम्पल। ठीक है, मतलब सेंटर पे क्या होता है ना कि सब का सब जो वेवलेंथ है वो कंस्ट्रक्टिवली ही आ जाता है। तो एक साथ सब कंस्ट्रक्टिवली आ जाएगा तो चमकदार ही लाइट बन जाएगा ना, लेकिन बाकी ऐसा पॉइंट में तो हो नहीं सकता है। बाकी पॉइंट में कुछ ना कुछ आपका पाथ डिफरेंस हो जाएगा आपका। ठीक है, लेट्स हैव एन एग्जांपल, वी हैव bichromatic light of wavelength lambda and 2 lambda। तो दो लाइट है मेरे पास, लेमडा और 2 लेमडा का। पहले व्हाइट लाइट था तो बहुत सारा लाइट था उसको मिला हुआ, अभी लेमडा और 2 लेमडा वेवलेंथ का दो लाइट है मेरे पास। ठीक है, चलिए the path difference at the center will be, path difference at the center will be either, path difference at the center will be, इसको ऐसे लिखते थे, S2P minus S1P is equal to 0, तो S2P is equal to S1P। ठीक है, तो ये जो पाथ डिफरेंस 0 हो गया इज इक्वल टू पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स एट द सेंटर विल बी 0। ठीक है, तो पाथ डिफरेंस आपका 0 हो गया। ठीक है, इसीलिए डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ। एट द other point path difference delta x is equal to S2P minus S1P is not equal to 0। ठीक है, तो डेल्टा S2P minus S1P
इज नॉट इक्वल टू 0, इसीलिए डेल्टा एक्स इज इक्वल टू, मान लेते हैं लेट डेल्टा एक्स इज इक्वल टू लेमडा है, ठीक है, देन डेल्टा एक्स इज ऑल्सो इक्वल टू लेमडा बाई 2, ठीक है। इसको ऐसे कीजिए, वेवलेंथ लेमडा 1 इज इक्वल टू लेमडा मानिए और लेमडा 2 इज इक्वल टू 2 लेमडा मानिए, ठीक है। तो देन डेल्टा एक्स इज इक्वल टू, यहां पे लेमडा 1 होगा, देन डेल्टा एक्स इज ऑल्सो इक्वल टू लेमडा 2 बाई 2 हो जाएगा। देखिए लेमडा 1 इज इक्वल टू लेमडा तो है, लेमडा 1 हो गया और ये लेमडा ही 1 रहेगा, तो लेमडा 2 बाई 2 करेंगे तो ये भी लेमडा बन जाएगा, लेमडा 1 भी लेमडा, लेमडा 2 बाई 2 भी लेमडा, तो ये जो पाथ डिफरेंस सेम रहेगा, ठीक है। तो पाथ डिफरेंस देखिए दोनों का सेम है, हम पहले लेमडा 1 के टर्म में लिखे हैं और लेमडा 2 के टर्म में लिखे हैं, ठीक है, बस और कुछ नहीं किए हैं, बस हम पाथ डिफरेंस जो कि सेम रहेगा वो दोनों वेवलेंथ के टर्म में लिख दिए, एक लेमडा 1 के टर्म में, एक लेमडा 2 के टर्म में, ठीक है। अब इसमें लिखना स्टार्ट करते हैं। Here we see that delta x is equal to lambda 1 mean जो lambda 1 वेवलेंथ है वो उस पॉइंट पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर रहा है, मीन lambda 1 is at constructive interference at point P, but delta x is equal to lambda mean lambda 2 is at destructive interference, ठीक है, at point P, ठीक है। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेगा तो चमकदार लाइट बनाएगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेगा तो अंधेरा बनाएगा, ठीक है। Also other wavelength will be at intermediate range। मान लीजिए कि लेमडा 1 और लेमडा 2 के अलावा भी कोई और वेवलेंथ होता तो कोई इंटरमीडिएट रेंज में कोई ना कोई वेवलेंथ होगा, ठीक है। तो देखिए कहने का मतलब क्या है, therefore color is seen on the other point because they are not able to cancel each other color, ठीक है। तो देखिए समझिए इसको अच्छा से, हम फिर से समझाने का कोशिश करते हैं। सेंटर पे क्या हो रहा है, देखिए सेंटर पे क्या हो रहा है कि सब का सब जितना भी लाइट है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मतलब सब अपने मैक्सिमम इंटेंसिटी पे रहेगा तो वो क्या करेगा कि चमकदार लाइट बना देगा, ठीक है, आपको पता नहीं चलेगा। अब क्या होगा कि अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग कलर दिखता है, ठीक है। तो देखिए क्या होता है इसमें कि मान लीजिए कि बाइक्रोमेटिक लाइट ले लिए, वेवलेंथ लेमडा 1 इक्वल टू लेमडा और लेमडा 2 इक्वल टू 2 लेमडा का, ठीक है, ले सकते हैं। और भी इसमें बहुत सारा कलर होगा, लेकिन अभी लेमडा 1 इक्वल टू लेमडा, लेमडा 2 इक्वल टू 2 लेमडा हम ले लिए। दो कलर का लाइट मिला हुआ है जो कि जा रहा है, अब यही क्या करेगा अलग अलग पॉइंट पे जाके मिलेगा। अब देखिए यहाँ पे जो पाथ डिफरेंस होगा वो तो सेंटर में तो खत्म हो गया, अदर पॉइंट पे जो आपका होगा वो डेल्टा एक्स का वैल्यू मान लीजिए लेमडा 1 होगा, तो लेमडा 1 हो गया, तो डेल्टा एक्स का वैल्यू लेमडा 1 होना मतलब डेल्टा एक्स का वैल्यू लेमडा 2 बाई 2 भी होना, क्योंकि दोनों का वैल्यू लेमडा ही लेमडा है, लेमडा 1 इक्वल टू लेमडा, लेमडा 2 बाई 2 भी इक्वल टू लेमडा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ ना कि लेमडा 1 आया पाथ डिफरेंस, यानी कि लेमडा 1 वेवलेंथ वाला जो लाइट है वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर रहा है उस पॉइंट पे। लेमडा 2 बाई 2 वाला जो वेवलेंथ है, तो ये वाला जो वेवलेंथ है लेमडा 2 वाला, ये क्या कर रहा है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर रहा है। और मान लीजिए इसके अलावा भी तो बीच में कोई और कलर होगा, अभी तो दो ही लिए, इसके अलावा भी हो सकता है कुछ और कलर हो, तो वो जो कलर होगा वो अपना कोई और कलर का बीच में आ जाएगा आपका, ताकि इस दोनों के बीच का भी कोई ना कोई वैल्यू होगा वहां पे। तो ये जो एक्चुअली में जो कलर होगा ना, यही कलर आपको वहां पे कंबाइन करके देगा कुछ अलग टाइप का कलर, ठीक है। तो इसीलिए
ये जो हुआ आपका एक कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो गया सेंटर पे जो मैक्सिमम इंटेंसिटी का है, और बाकी जगह अलग अलग कलर का आपको रंग दिखेगा। जब आप व्हाइट लाइट को यूज कीजिएगा आप YDSC में, ठीक है, YDSC में अलग अलग रंग आपको दिखेगा अलग अलग जगह पे। चलिए इसको उतारिए, ये हो गया। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे हम लोग। हो गया। चलिए तो एक बार क्वेश्चन आपके लिए पढ़ दे रहे हैं। White light is used to illuminate the two slits in a Young's double slit experiment. The separation between the slit is B and the screen is at a distance D, ठीक है, from the slit. अब क्या है, at a point on the screen separation of slit and the screen is at a distance D. D is very very greater, D is very very greater than B, ठीक है। D जो है बहुत ही बड़ा है B से। At a point on the screen directly in front of one of the slit, certain wavelengths are missing. Some of the missing wavelengths are lambda is equal to B square by D, lambda is equal to 2B square by D, lambda is equal to B square by 3D, और lambda is equal to
2b² बाई 3d। ठीक है, चलिए तो आप देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। तो देखिए सबसे पहले कि व्हाइट लाइट जो है वो किया जा रहा है इल्यूमिनेट दो स्लिट को यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में। ठीक है, अच्छा सेपरेशन बिटवीन द स्लिट जो बता रहा है वो क्या बता रहा है, b, एंड द स्क्रीन इज एट ए डिस्टेंस d। तो देखिए बड़ा वाला जो डिस्टेंस जो d है, डिस्टेंस बड़ा वाला जो d होता है उसका वैल्यू दिया हुआ है छोटा d, और जो स्लिट के बीच का जो डिस्टेंस होता है, स्लिट डिस्टेंस जो होता है, जो छोटा d से हम लोग नोट करते हैं उसको b बताया है। ठीक है, यहां बात समझ में आ रहा है। तो मेरे पास फॉर्मूला है, अच्छा ये पूछ क्या रहा है, एट ए पॉइंट ऑन द स्क्रीन डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ वन ऑफ द स्लिट। जैसे मान लीजिए कि एक स्लिट ये है, एक स्लिट ये है। ठीक है, तो इसके जस्ट सामने है। ठीक है, अच्छा हम तो लाइन ऐसे बनाते थे, ठीक है, एकदम दोनों से बीच से। तो दोनों के बीच का डिस्टेंस आपका कितना दिया हुआ है, b दिया हुआ है। ठीक है, तो यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस हो जाएगा वो हो जाएगा b/2। ठीक है, ये फिगर समझ में आ रहा है। दो सोर्स है, मतलब दो स्लिट है जिससे आपका लाइट निकल रहा है, और एक स्लिट के सामने आपको बोल रहा है कि पॉइंट ऑफ द स्क्रीन डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ वन ऑफ द स्लिट सर्टेन वेवलेंथ इज मिसिंग। तो सर्टेन वेवलेंथ जो है, जो स्क्रीन जो आपका यहाँ पे बना हुआ है वो सर्टेन वेवलेंथ यहाँ पे मिस कर रहा है। सम ऑफ द मिसिंग वेवलेंथ आर। तो देखिए मिसिंग वेवलेंथ जो होगा वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस नहीं हो सकता है। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में कोई कलर दिखेगा नहीं, तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होगा कि आपका वेवलेंथ नहीं दिखेगा। तो बोल रहा है कि इस पॉइंट पे b/2 पॉइंट पे कौन सा वेवलेंथ नहीं दिख रहा है, यानी कि कौन सा वेवलेंथ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पे है यहाँ पे। तो वही वाला आपको बताना है कौन कौन सा वेवलेंथ, उसका लिस्ट दिया हुआ है चारों में से कि कौन कौन सा वेवलेंथ नहीं दिखेगा। तो देखिए इसके लिए क्या करते हैं, नहीं दिखेगा तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले देखिए पाथ डिफरेंस डेल्टा x हो जाएगा y b बाई बड़ा D। ठीक है, यदि इसके अनुसार देखा है तो y d/d हम लोग लिखते थे पाथ डिफरेंस डेल्टा x का वैल्यू। अभी ये पाथ डिफरेंस क्या हो जाएगा, y b बाई बड़ा वाला d। अच्छा अब देखिए डेल्टा x का जो वैल्यू हो जाएगा y क्या हो जाएगा b/2। ठीक है, अच्छा ये तो b हो गया और ये d हो गया, तो b² बाई 2d। ठीक है, ये b² बाई क्या हो गया, 2d हो गया डेल्टा x का वैल्यू। अब लिखना स्टार्ट करते हैं। सिंस इफ certain wavelength is not seen, then there is destructive interference। ठीक है, सो डेल्टा x का वैल्यू हो जाएगा λ1/2 या इसके बाद 3 λ2/2 या 5 λ3/3। ठीक है, देखिए अलग अलग लेमडा है। ठीक है, तो अलग अलग लेमडा का वैल्यू हमको निकालने का है इसके हेल्प से। सो हम लोग लिखेंगे वी हैव डेल्टा x इज इक्वल टू b²/2d। सो λ1/2 इज इक्वल टू b²/2d। तो λ1 इज इक्वल टू b²/d। अच्छा अब हम लोग क्या करते हैं, 3 λ2/2 डालते हैं तो b²/2d हो गया। तो λ2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, b²/3d। ठीक है, अच्छा अब क्या करते हैं, 5 λ3/3 डालते हैं, /2 डालते हैं, तो ये क्या हो जाएगा b²/2d। ये क्या हो जाएगा, λ3 इज इक्वल टू b²/5d, b²/5d। तो देखिए b²/d हो गया
अब बी स्क्वायर बाई 3d हो गया, ठीक है, तो ये दोनों आपका हो जाएगा। सो आंसर इज ए एंड बी। समझ में आ रहा है कैसे हो रहा है? कि देखिए हम क्या कीजिए कि पाथ डिफरेंस का वैल्यू हम लिख दिए, ठीक है, पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला तो ये पता ही है, बाई बी बाई डी आपका हो गया, ठीक है। अब इसके अनुसार लिखे तो y छोटा d बाई बड़ा वाला d लिख देते हैं, लेकिन इसके अनुसार लिखना है तो y b बाई d लिख दिए। अब पाथ डिफरेंस जो लिखे, अब y जो आपका है जहां पे आपको लेना है ये y कोऑर्डिनेट b बाई 2 पे आपका है, b बाई 2 ही मेरा पूछ रहा है कौन सा कलर मिसिंग है, तो b बाई 2 लिख दिए, तो b बाई 2 b बाई d कर दिए तो b स्क्वायर बाई 2d हो गया। अच्छा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस यहाँ पे हो रहा है, तो डेल्टा x का वैल्यू या तो लेमडा 1 बाई 2 होगा कोई वेवलेंथ का, या 3 लेमडा बाई 2 होगा कोई दूसरा वेवलेंथ का, या 5 लेमडा 3 बाई 2 होगा कोई तीसरा वेवलेंथ का। तो इस अनुसार से डेल्टा x में सबका वैल्यू डाले तो मेरा लेमडा 1 लेमडा 2 लेमडा 3 का वैल्यू निकल गया। उसमें से देख रहे हैं कि ये दोनों मैच कर रहा है, यानी ये दोनों वेवलेंथ वाला जो है वो मिसिंग वहां पे होगा, क्योंकि वो दोनों वेवलेंथ वहां पे इस पॉइंट पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर रहा है, ठीक है। चलिए इसको उतारिए, हो। चलिए अगला क्वेश्चन लिखते हैं। बाई क्रोमैटिक लाइट is used in YDSC, ठीक है, having wavelength lambda 1 is equal to 400 nanometer and lambda 2 is equal to 700 nanometer. Find minimum order of bright fringe. Find minimum order of bright fringe of lambda 1 overlap lambda 1 which overlap with bright fringe of lambda 2, ठीक है। चलिए इसमें देखते हैं क्वेश्चन क्या कर रहा है। इसमें क्या कर रहा है, बाइक्रोमेटिक लाइट यूज हो रहा है वेवलेंथ लेमडा 1 और लेमडा 2 का, ठीक है। तो हम लोग दो बाइक्रोमेटिक लाइट यूज कर रहे हैं, ठीक है। यही दोनों लाइट जो कलर का है वही जा रहा है आपका किससे, दोनों डबल स्लिट से। फाइंड मिनिमम ऑर्डर ऑफ ब्राइट फ्रिंज ऑफ लेमडा 1 विच ओवरलैप विद ब्राइट फ्रिंज ऑफ लेमडा 2, यानी कि बोल रहा है कि जो फ्रिंज बनाना, तो फ्रिंज में लेमडा 1 भी कहीं ना कहीं ब्राइट फ्रिंज बनाएगा और लेमडा 2 भी कहीं ना कहीं ब्राइट फ्रिंज बनाएगा, और कहीं ना कहीं ये पूरा स्ट्रीम में कहीं ना कहीं तो मिलते रहेगा हर बार, ठीक है। तो कहां पे पहला बताना है कि मिनिमम ऑर्डर की कहां पे वो दोनों जाके मिल रहा है, ठीक है। तो मिनिमम ऑर्डर पे आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले we know bright fringe forms from constructive interference। ब्राइट फ्रिंज कैसे बनता है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनता है ऑफ एनी वेवलेंथ, ठीक है। सो the y coordinate formula for constructive interference is y is equal to n lambda d by छोटा d। d क्या है, दोनों के बीच का डिस्टेंस, और छोटा d क्या है, दोनों स्लिट के बीच का डिस्टेंस, ठीक है।
since λ1 and λ2 overlap, so y value of both will be same for some value of n। इसको ऑर्डर ऑफ y भी कहते हैं, ऑर्डर ऑफ y, ठीक है। तो इसीलिए लिखते हैं y1 इज इक्वल टू y2 n1 λ1 d बाई d, ये तो दोनों का सेम ही रह जाएगा, n2 λ2 d बाई छोटा d। तो मेरे पास आ गया n1 बाई n2 इज इक्वल टू λ2 बाई λ1। λ2 वेवलेंथ कितना है 700 और बाई 400, तो क्या हो गया 7/4। n1 बाई n2 इज इक्वल टू 7/4 और 14/8 और 21/12 एंड सो ऑन, ठीक है। तो ऐसा होगा, इसीलिए फॉर मिनिमम ऑर्डर n1 इज इक्वल टू 7 एंड n2 इज इक्वल टू 4, ये आपका आंसर हो जाएगा, जहां पे ये क्या होगा कि ब्राइट फ्रिंज दोनों का ओवरलैप कर जाएगा, ठीक है। चलिए तो इसको लिखिए, ये हो गया आपका। चलिए क्वेश्चन लिखते हैं। इन YDSC bichromatic light of wavelength 400 नैनोमीटर of wavelength 400 नैनोमीटर and 560 नैनोमीटर are used, and 560 नैनोमीटर are used. The distance between the slit is the distance between the slit is 0.1 mm, ठीक है, and the distance between plane and the distance between the plane of the slits and the screen of the slits and the screen is 1 meter. The minimum distance between two successive regions, the minimum distance between two successive region of complete darkness, the region of complete darkness is A 4 millimeter, 5.6 millimeter, C 14 millimeter, D 28 millimeter. In YDSC bichromatic light of wavelength 400 नैनोमीटर और इतना नैनोमीटर यूज्ड, डिस्टेंस बिटवीन स्लिट दिया हुआ है, डिस्टेंस ऑफ प्लेन ऑफ द स्लिट दिया हुआ है, स्क्रीन 1 मीटर, डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव रीजन ऑफ कंप्लीट डार्कनेस। तो कंप्लीट डार्कनेस का जो बात बोल रहा है, मिनिमम डिस्टेंस वो क्या होगा, 4 मीटर इतना इतना आपको होगा। तो ये जो डार्कनेस का बात कर रहा है, यानी कि वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का बात कर रहा है। तो पहले डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का हमको क्या करना पड़ेगा, y कोऑर्डिनेट निकालना पड़ेगा, ठीक है। अब y कोऑर्डिनेट निकालेंगे और उसका अगला वाला निकालेंगे, अब दोनों के बीच का डिफरेंस निकाल देंगे, तो यही आपका दो डार्क स्ट्रिप के बीच का लेंथ हो जाएगा आपका, ठीक है। तो उसी को निकालने का है। चलिए तो इसमें लिखते हैं, फॉर
destructive interference we have dark region। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले y का जो वैल्यू हो जाएगा y का जो वैल्यू हो जाएगा 4 बायोक्रोमेटिक लाइट we have 2n minus 1 lambda d by 2d is equal to 2n2 minus 1 lambda d by 2d। ठीक है, तो ये दोनों वेवलेंथ का हम लिख लिए। ठीक है, तो ये जो है मान लीजिए कि ये जो है एक तरह से ऐसा जगह पे कि जहां पे जैसे देखिए ये क्या है कि दो को डार्क रीजन बनाएगा, तो हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि दोनों डार्क रीजन कहीं पर आके मिल गया, एक साथ हो गया। ठीक है, तो ये जो ओवरलैपिंग जो हो रहा है वो कहां पे हो रहा है, ठीक है, उसको हमको निकालने का है। चलिए तो इसे निकालते हैं। इसे रिलेशन अभी आपका आएगा। अभी जो है दो डार्क फ्रिंज जो है ना आपका, उसके बीच का डिस्टेंस यहीं से निकलेगा। कैसे हम बताएंगे आगे, अभी देखते चलते हैं। 2n1 माइनस 1, अच्छा ये लेमडा डी जो है लेमडा 1 हो जाएगा और लेमडा 2 डी और डी 2d तो कट जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 2n माइनस 1 बाई 2n2 माइनस 1 इज इक्वल टू लेमडा 2 बाई लेमडा 1। ये 2, अच्छा ये लेमडा 2 बाई लेमडा 1 का वैल्यू बताइए कितना है। लेमडा 2 का वैल्यू है 560 बाई 400। ये हो जाएगा, ये कट गया, 2 2 या 4, 2 8 या 16, 2 2 ये कितना बच गया 7/5। ये 7/5 आ गया आपका। अब देखिए तो 2n1 माइनस 1 बाई 2n2 माइनस 1 इज इक्वल टू 7/5 आ गया। अब n1 के बारे में हम डालते हैं 4। इफ n1 इज इक्वल टू 4, तो 4 to 8 माइनस 1 7, तो ये क्या हो जाएगा 3 डालेंगे तो n2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो 6 माइनस 1 5 हो गया। तो n1 इज इक्वल टू 4 और n2 इज इक्वल टू 6 आपका हो गया। ठीक है, चलिए ये आपका हो गया। अच्छा अब अगला में आते हैं। तो पहला तो आ गया n1 बाई n2 इज इक्वल टू 4/6। ठीक है, अच्छा अब अगला में आते हैं कि अगला में इसको क्या करेंगे, 7 की जगह इसको 14 करते हैं, तो इसको भी 10 करना पड़ेगा। तो इसमें कर देते हैं 14 करने के लिए 4 डाले थे ना, तो 5 डाल देते हैं, तो 10। n1 इज इक्वल टू 7.5 डाल देंगे, तो 15 माइनस 1 यानी कि 40। तो n2 का वैल्यू क्या हो जाएगा 5.5, 11 माइनस 1 10। अच्छा n1 का अब क्या डालेंगे, अब 21 करना है, तो 21 करना है ना, तो अब हम इसको 11 डाल देते हैं। तो 22 माइनस 1 21 ना करना है, 11 नहीं 21 ना करना है इसको। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, n1 इज इक्वल टू क्या डाल दे रहे हैं हम लोग 11। तो 11 टू या 22 माइनस 1 21 हो जाएगा, इधर तिगुना हो जाएगा। चलिए तो इसको ऐसे लिखे 2n माइनस 1 2n2 माइनस 1 इज इक्वल टू 14/10। और इस तरह से इसको लिखिएगा 2n1 माइनस 1 2n2 माइनस 1 इज इक्वल टू 21/15। ठीक है, चलिए तो यहां तक सही है। n1 इज इक्वल टू 11 कर देंगे, तो n2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका
N2 का वैल्यू जो हो जाएगा 15 करना है ना, तो 8 कर देते हैं, तो N2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 8। ठीक है, तो अब देखिए ये इस तीनों के लिए ऐसा ऐसा वैल्यू आ गया। ठीक है, अब हमको क्या करने का है कि दो डार्क फ्रिंज के बीच का डिस्टेंस हमको निकालने का है। तो इसका मतलब एक डार्क फ्रिंज तो यहां पे बना, ठीक है, तो मिनिमम डिस्टेंस हमको निकालने का है, तो एक तो यहां बना और एक तो यहां बना। N1 इज इक्वल टू 4 पे, N1 इज इक्वल टू 11 पे बन गया। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, y निकालते हैं। y इज इक्वल टू 2n1 माइनस 1 लेमडा 1 d बाई 2d, ऐसा लिखते हैं। अच्छा, n1 के जगह पे क्या डालेंगे हम लोग, 4 डालते हैं, तो 8 माइनस 1 7, और लेमडा 1 d जो आपका है, अच्छा लेमडा 1 d बाई 2d का जो वैल्यू होगा वो तो सेम ही रहेगा, उसका वैल्यू निकालिए। लेमडा 1 का वैल्यू कितना है, 400 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9। अच्छा, ये डिस्टेंस जो दोनों के बीच का है वो 1 है बाई 2, और ये दोनों के बीच का स्लिट के बीच का डिस्टेंस 0.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 बाई 10, और ये क्या हो जाएगा, ऊपर चल जाएगा 10, तो 7 इंटू 2 इंटू 10 का स्क्वायर माइनस 9 प्लस 1 स्क्वायर माइनस 9 प्लस 1 माइनस 3 का ऊपर चल जाएगा तो प्लस 3, तो ये 7 इंटू 2 इंटू 10 टू द पावर 3 4 5 6 माइनस 3। ठीक है, तो ये चीज इसका वैल्यू आ गया लेमडा 1 डी बाई 2d का। तो ये हम y का कितना में वैल्यू निकाल रहे हैं, 4 पर, तो ये कितना आ गया 14 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 मीटर, y4 का वैल्यू। ठीक है, अब y11 का वैल्यू निकालिए, वो क्या होगा 2n1 माइनस 1 लेमडा 1 d बाई 2d, तो 2 n1 का वैल्यू कितना है 11 माइनस 1, और इसका वैल्यू तो हम निकाल ही चुके हैं 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, तो 22 माइनस 1 21 इंटू 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, तो 42 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। ठीक है, इसीलिए मिनिमम डिस्टेंस जो आपका हो जाएगा वो y11 माइनस y4, यानी 42 माइनस 14 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 मीटर, तो कितना हो जाएगा 20 30 40 20 26 28 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 मीटर। ये आपका आंसर हो। समझ में बात आ रहा है, काहे कि मेरे पास देखिए दिक्कत यहाँ पे क्या था ना, कि हमको निकालना था दो डार्क फ्रिंज के बीच का डिस्टेंस, तो y के बीच का डिस्टेंस निकालना पड़ता है। अब y का फॉर्मूला इस फॉर्म में है, तो इस फॉर्म में हमको n1 n2 पता ही नहीं है, दो कॉन्जिक्यूटिव n1 n2 वही ना निकालना है। जैसे मान लीजिए यहाँ डार्क बना, उसके बाद यहाँ डार्क बना, तो दोनों n1 n2 कौन सा होगा वो हमको निकालना है। तो ये n1 का जो वैल्यू, पहला n1 का वैल्यू 4 आ रहा है, तो दूसरा n1 का वैल्यू 11 आ रहा है, क्योंकि ये नंबर नहीं है तो ये तो होगा नहीं, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो नंबर वाला n1 इज इक्वल टू 4 और n1 इज इक्वल टू 11, इसीलिए हमको इस फॉर्म में पहले लाना पड़ा, n1 n2 निकालना पड़ा, और n1 का एक 4 का वैल्यू 11 का वैल्यू, दोनों में डार्क फ्रिंज बन रहा है, तो ये दोनों y का डिस्टेंस यहीं से निकल जाएगा n1 n2 से, सॉरी मतलब n1 से, खाली n2 का मतलब नहीं है, n2 कोई यूज नहीं आया है यहाँ पे हमको फाइनली काम करने के लिए, लेकिन यहाँ पे n2 काम आया कि फाइनली हमको n1 निकालने में काम आएगा। ठीक है, तो यहां से n1 का 4 n1 इक्वल टू 11 से हम n1 इक्वल टू 11 डाले, n1 इक्वल टू 4 डाले, और उससे एक्चुअली हम क्या किए कि दोनों y के बीच का डिस्टेंस निकालिए, y कोऑर्डिनेट का, और यही दोनों क्या होगा फ्रिंज के बीच का डिस्टेंस होगा, मतलब फ्रिंज के दो डार्क फ्रिंज के बीच का डिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको उतारिए, ये हो गया आपका सवाल। इसको 28 mm भी लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू 28 mm। चलिए इसको मिटा रहे हैं, चलिए अब लिखना स्टार्ट करते हैं। पाथ डिफरेंस प्रोड्यूस्ड बाय स्लैब। ठीक है, यहां पे लिखते क्या है हम, सपोज देयर आर टू रेज parallel
to each other, and if in the direction of one ray a slab with refractive index mu is inserted। देखिए इसका फॉर्मूला ही मेन याद करना है, ऐसे इसका डेरिवेशन हम बता देंगे, बाकी दो बताएंगे, उसका फॉर्मूला सिर्फ याद आप लोग रखिएगा, ठीक है। और हम क्या कर रहे हैं, दो पैरेलल रे है और एक रे के सामने क्या करते हैं, एक स्लैब रख देते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू का, ठीक है। देन पाथ डिफरेंस विल बी डेल्टा एक्स इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू टी, वेयर इसको डी लिख देते हैं, ठीक है, टी से थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है। वेयर डी इज द डायमेंशन थिकनेस ऑफ द स्लैब, थिकनेस ऑफ द स्लैब, और म्यू जो हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द स्लैब। तो दो आपका रे है, आपका एक रे के रास्ता में आप क्या रख दिए, एक स्लैब रख दिए थिकनेस डी का, ठीक है। अब देखिए होगा क्या, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, म्यू। लिखते हैं टाइम टेकन बाय रे, अच्छा इसमें पहले लिखते हैं स्पीड ऑफ द रे इनसाइड स्लैब विल बी सी बाय म्यू, क्या कि म्यू से इसका क्या होगा, स्पीड घट जाएगा। सो टाइम टेकन टू पास डिस्टेंस डी विल बी, डिस्टेंस इक्वल टू क्या होगा, टाइम क्या होगा, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस बाय स्पीड सी बाय म्यू, यानी कि डी म्यू बाय सी। अब देखिए टाइम टेकन पास डिस्टेंस डी विल बी T1 इज इक्वल टू, लिख दीजिए टाइम टेकन टू पास, इफ पास डिस्टेंस d, if slab is not present, T2 is equal to क्या होगा, डिस्टेंस बाय स्पीड d बाय c हो जाएगा आपका, ठीक है। इसीलिए देयर विल बी T1 T2 माइनस T1 एक्स्ट्रा टाइम टेकन, या क्या कहेंगे टाइम डिफरेंस विल बी द टाइम डिफरेंस, ठीक है। अच्छा ये जो T2 माइनस T1 का वैल्यू हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, d बाई सी माइनस डी म्यू बाई सी, तो d बाई सी 1 माइनस म्यू, ठीक है। या फिर ऐसे लिखते हैं म्यू का वैल्यू हमेशा एक से ज्यादा होता है ना, तो ऐसे कर देते हैं हम लोग कि इसको उल्टा कर देते हैं, T1 माइनस T2 कर देते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत का बात नहीं है उससे, T1 माइनस T2, तो इसको ऐसे लिख दीजिए d म्यू बाई सी माइनस डी बाई सी, तो d बाई सी म्यू माइनस 1, ठीक है। अब देखिए अब जो आपका जो आ रहा है T1 minus T2 time difference, this at this time difference, this time difference
there will be the distance covered will be टाइम इज इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस बाय स्पीड। तो डिस्टेंस निकालना है ना हमको, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस कवर्ड विल बी, डी हम लिख देते हैं, कवर्ड विल बी, इसको हम लोग कहते हैं पाथ डिफरेंस, विल बी कॉल्ड एज पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स। और डेल्टा एक्स इज इक्वल टू क्या, वो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, तो स्पीड इज इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस बाय टाइम। तो हमारे में डिस्टेंस इक्वल टू क्या होगा, स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड कितना है, c, और t1 माइनस t2। तो t1 माइनस t2, अच्छा ये t1 माइनस t2 का वैल्यू डालिए, वो क्या आ जाएगा, म्यू माइनस 1 d बाई सी इंटू सी। ये क्या हो जाएगा, म्यू माइनस 1 इंटू डी डेल्टा एक्स। तो यही ना आपका पाथ डिफरेंस आ गया, म्यू माइनस 1 इंटू डी, यही निकालने का था डेरिवेशन। तो आपका पाथ डिफरेंस आपका कैसे आया ये समझ में आ रहा है। सबसे पहले हम लोग पाथ डिफरेंस में क्या किया कि एक स्लैब ले लिए, तो वहां पे स्पीड तो सी बाई म्यू अंदर में हो गया, अब बाहर में तो सी बाई आपका सी ही स्पीड रहेगा। अच्छा ये डिस्टेंस डी को पास करने में इसको जो टाइम t1 लगा वो डी म्यू बाई सी आ गया, और इसको जो यहां से यहां तक आने में पास करने में टाइम लगेगा वो डी बाई सी लगा। तो ये जो टाइम डिफरेंस है यही दोनों में पाथ डिफरेंस ले आएगा। तो टाइम डिफरेंस कितना आया है, डी बाई सी म्यू माइनस 1। तो ये जो पाथ डिफरेंस, ये जो टाइम डिस्टेंस है, तो यही पाथ डिफरेंस आया। तो पाथ डिफरेंस का तो क्या हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड सी है लाइट का, ठीक है, अब टाइम, तो ये टाइम हो गया आपका, तो यही आपका म्यू माइनस 1 इंटू डी आपका क्या आ गया, पाथ डिफरेंस आ गया। ठीक है, चलिए इसको उतारिए, एक लाइन और लिखिएगा, if whole setup is inserted in the liquid of refractive index mu1, then path difference delta x is equal to mu2 by mu1 माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा, d। ठीक है, ये आपका आ गया। समझ बात आ रहा है। कुछ नहीं था तो म्यू था और नीचे एयर था तो म्यू बाई 1, तो इसीलिए म्यू लिखा हुआ था, लेकिन चूंकि अब हम लिक्विड में डाल दिया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू1 का, तो म्यू2 बाई म्यू1 लिखा गया। ठीक है, तो ये जो म्यू1 आया नीचे आ गया, बाकी तो पहले जो था इसका जो म्यू2 बन जाएगा, ये तो म्यू2 बाई म्यू1 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, चलिए एक पॉइंट इसमें और लिख लीजिए, फॉर्मूला हमको दो चाहिए था, एक फॉर्मूला तो ये तो हो गया, एक फॉर्मूला और है, इफ ए मटीरियल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, देन म्यू है, देन light is incident on the surface and some light is directly reflected from surface and other light is reflected after touching its bottom surface, then the path difference between two reflected ray will be 2 mu into t। मतलब एक रे है, ठीक है, और एक रे ऐसे आता है इस पे, ठीक है, और
कुछ रे क्या हो जाता है, बाहर आ जाता है, ठीक है, और कुछ रे क्या करता है, टच करके बाहर आता है, ई एफ। तो पाथ डिफरेंस बिटवीन ई एंड एफ विल बी 2 म्यू इंटू टी, और ये क्या हो जाएगा, आई जो है इंसिडेंट रे, ठीक है। तो इंसिडेंट रे आया, मान लिया टेढ़ा करके आया, तो कुछ रिफ्लेक्ट हो गया और कुछ अंदर जाके यहाँ टकराया, फिर लौटा, तो ये दोनों ई और एफ के बीच का जो पाथ डिफरेंस होगा वो 2 म्यू टी हो जाएगा, ठीक है। म्यू इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगा। चलिए ये हो गया 2 फॉर्मूला, और इससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन खत्म हो गया, इससे रिलेटेड आपका टॉपिक खत्म हो चुका है। चलिए अब टॉपिक आ रहे हैं डिफ्रैक्शन। लिखना स्टार्ट करेंगे डिफ्रैक्शन में क्या क्या है। डिफ्रैक्शन is the property in which we see that light rays bend at the ends or edge of the obstacles, ठीक है। So the concept that light always flow in, light always move in straight line, ठीक है, is not in real but in certain application we use this concept, or it can be achieved by some process। देखिए लाइट तो आपका पैरेलल होता नहीं है, ठीक है, लेकिन पैरेलल जो होता है उसको हम लोग अचीव कर सकते हैं, कुछ तरीका है, एग्जैक्ट तो नहीं कर सकते हैं, एग्जैक्ट संभव ही नहीं है, लेकिन थोड़ा सा हम पैरेलल उसको समझ सकते हैं या बना सकते हैं उसको। और कुछ थ्योरी में क्या किया है, जैसे फ्रॉनहोफर जो एक्सपेरिमेंट है उसमें क्या किया गया है कि लाइट को पैरेलल माना गया है, ठीक है, तो उसमें हम लोग उसका यूज करेंगे, लेकिन लाइट जो होता है वो पैरेलल फ्लो नहीं करता है, ठीक है। सो लाइट does not move in straight line. So in YDSC we see the diffraction pattern। क्या देखते हैं हम लोग YDSC में, we see the diffraction pattern of fringe, and this fringe is coming due to diffraction property of the light, ठीक है। इसका मतलब देखिए, जैसे आपका यहाँ पे यंग्स डबल स्लिट था, यहाँ पे स्क्रीन था आपका, तो स्क्रीन में यदि ऐसा होता कि लाइट स्ट्रेट लाइन में जाएगा तो सिर्फ ये वाला आपका ब्राइट लाइट होता,
और बाकी ये सब क्या होता है, अंधेरा वाला लाइट होता है। फिर यहाँ पे ब्राइट लाइट होता है, बाकी सब अंधेरा होता है, स्ट्रेट लाइट पे जाता है एकदम स्ट्रेट लाइन में। लेकिन ऐसा तो दिख नहीं रहा है, ये क्या होता है, डार्क ब्राइट का पूरा सीरीज यहाँ पे दिखता है आपको, ठीक है। तो इसका मतलब है कि लाइट जो है यहाँ पे जो एज है, इसका किनारा वहां पे बेंड कर रहा है, वैसे ऐसे भी पहुंच रहा है, ऐसे ऐसे भी पहुंच रहा है, ऐसे ऐसे भी पहुंच रहा है। तो इस कारण से ये ऐसे ऐसे ही पहुंच रहा है, इसी कारण से सब मिल के कुछ ना कुछ अलग अलग भी बनाते जा रहा है आपका, ठीक है। तो इसलिए हो क्या रहा है कि डिफ्रैक्शन होने के कारण लाइट का, बेंडिंग होने के कारण लाइट का, ये एक्चुअली में क्या कर रहा है कि अलग प्रॉपर्टी दिखा रहा है। तो जहां पे हम लोग को शैडो दिखना चाहिए था, वहां पे शैडो नहीं दिख रहा है। देयरफॉर ये फिगर बना लिया कहीं कोना में और इसको लिखिएगा, देयरफॉर वी सी द लाइट where we were expecting the shadow, ठीक है। तो जहां हम लोग को शैडो दिखना चाहिए था, वहां पे भी हम लोग को लाइट दिखता है। चलिए अब मान लीजिए कि एक फिगर यहां बनाइए, जैसे मान लीजिए कि ये आपका ऑब्स्टैकल है, ओपेक सरफेस है आपका, जहां से लाइट पास नहीं कर सकता है। यहाँ पे आपका लाइट का सोर्स है और यहाँ आपका स्क्रीन है, ठीक है। तो इसका मतलब लाइट तो यहाँ आना, यहाँ पे आपका जो आएगा तो ये पूरा का पूरा अंधेरा दिखना चाहिए था, लाइट यदि स्ट्रेट लाइन में जाता तो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, फ्रिंज दिख रहा है, ठीक है। यदि इसको कैसा स्क्रीन जैसा समझा जाए तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऐसा फ्रिंज दिखा, फिर लाइट और डार्क का पूरा फ्रिंज आपका बनते जा रहा है, ठीक है। ये क्या है, पूरा ओपेक सरफेस है। From the above figure we see that light does not forms shadow but makes fringe pattern due to diffraction effect, ठीक है। चलिए इसको यहां तक उतारिए, लिखना स्टार्ट करते हैं। इन Fraunhofer diffraction we consider the light to be parallel to each other. This can be achieved if the screen is placed far away from source, ठीक है। तो फार अवे फ्रॉम सोर्स जब स्क्रीन को रख देंगे तो जो रे जो होगा वो लगभग सोर्स से आएगा, वो लगभग पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन में हम लोग मानते हैं, रियल में ऐसा नहीं होता है लेकिन कुछ हद तक इसको मान लेते हैं, ठीक है। तो इसका एक फायदा है इसको मानने का, ठीक है। तो वो हम लोग देखेंगे अभी। We must also know that if the ray is passed through convex lens, then the ray converge at the focus, ठीक है। तो हम लोग अभी कन्वेक्स लेंस लेंगे तो रे को क्या करेगा, वो पैरेलल रे रहेगा तो वो क्या करेगा, फोकस पे आके उसको मिला देगा, ठीक है। चलिए इसको यहां तक उतारिए, इसका एक फोटो हम बना दे रहे हैं आपको।
तो इसको बनाने जरूरत नहीं है, इसको ऐसे बनाते हैं। ठीक है, तो इस टाइप का आप बना दीजिए कि यहाँ पे सबसे ज्यादा इंटेंसिटी होता है, सबसे ज्यादा ब्राइट लाइट बनता है। ठीक है, तो बस रे को आपको क्या करने का है, पैरेलल कर देने का है। ठीक है, चलिए अब हम इसको मिटा रहे हैं, एक फिगर बनाएंगे। डिफ्रैक्शन फ्रॉम ए नैरो स्लिट, पहले लिख दीजिए टॉपिक, डिफ्रैक्शन फ्रॉम ए नैरो स्लिट। एक फिगर बना दे रहे हैं, ये फिगर अभी बहुत काम करेगा। चलिए ये हो गया ऐसे 3 1 2 3 4 5 6 4 5 6। सब थीटा एंगल बना रहा है, पूरा स्लिट है, उसका लेंथ है ए, ये जो है a/2 और a/2। ठीक है, ये पहले निकाले थे a/2 साइन थीटा। ठीक है, चलिए लिखना स्टार्ट करते हैं। We will deduce some important feature of this experiment in which light ray is nearly parallel to each other। ठीक है, according to Huygens principle, every point of the source line, every point of the source will act as the source of light। ठीक है, ठीक है, तो इसका हर एक पॉइंट क्या है, सोर्स ऑफ लाइट है, तो इसका हर एक पॉइंट के फॉर्म में इसको बना दिया गया, और सब का सब रे आपका क्या है, पैरेलल है। ठीक है, चलिए since there is diffraction, so the ray overlap each other and shows the diffraction pattern। ठीक है, तो डिफ्रैक्शन पैटर्न शो करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सपोज we
divide the slit of width A into two half, A by 2 and A by 2. Then if the ray from the two end of the splitted width A by 2, if the ray from the two end of the splitted width A by 2 is making an angle 180 degree or phase making a phase angle, phase difference, ऐसा लिखते हैं, phase difference 180 degree or pi, and the path difference क्या हो जाएगा, देखिए फाई इज इक्वल टू क्या होता था 2 पाई बाई लेमडा इंटू डेल्टा एक्स, ठीक है। तो फाई का ये फेज डिफरेंस का वैल्यू क्या है, पाई 2 पाई बाई लेमडा इंटू डेल्टा एक्स, पाई पाई कट गया तो डेल्टा एक्स का वैल्यू क्या आ गया, लेमडा बाई 2। सो द पाथ difference is lambda by 2, then it will form destructive interference at any point. Here in the figure, ray 1 and 3 is making destructive interference, ठीक है। देखिए ये जो स्क्रीन जो है ना वो बहुत दूर है, ठीक है। तो वहां पे मान लीजिए कोई एक पॉइंट का बात कर रहा है, इस पॉइंट पे सब रे आके मिल रहा है, ठीक है, सब रे आके मिल रहा है। ये पैरेलल तो ऐसा मत समझिएगा कि एक पॉइंट पे आके नहीं मिल रहा है, हमें दूर है बहुत, तो हम लगभग इसको पॉइंट को, हम इस रे को क्या मान रहे हैं, पैरेलल मान रहे हैं। तो ये सब पॉइंट पे एक ही पॉइंट पे आके मिलेगा। तो रे 1 और 3 जब उस पॉइंट पर आके मिलेगा तो दोनों के बीच का फेज डिफरेंस क्या हो जाएगा, a/2 साइन थीटा। देखिए अब हम कह क्या रहे हैं कि हम उसको क्या कर रहे हैं कि स्लिट जो a जो लेंथ का है आपका विड्थ का, इसको हम a/2 में तोड़ दे रहे हैं, ठीक है। अच्छा इसका एंड और इसका एंड से जो रे जा रहा है उसके बीच का फेज डिफरेंस यदि 180 डिग्री हो जाता है या पाथ डिफरेंस λ/2 हो जाएगा तो वो क्या बनाएगा, आपका डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनाएगा, ठीक है। तो वहां पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनेगा, मतलब यहाँ पर वाला रे मिलके क्या बना देगा, अंधेरा बना देगा वहां पे, ठीक है। चलिए इसको उतारिए फिर आगे लिखेंगे। देखिए अब एक चीज और याद रखिए इसमें कि यहाँ पर वाला का फेज डिफरेंस जो होगा वो हमेशा 360 डिग्री होगा, ठीक है। तो यहाँ पर वाला का जो आधा का जो लेंगे हमेशा वो हमेशा 180 डिग्री होगा, यानी 180 डिग्री जैसे ही ये हुआ इसका मतलब क्या हुआ, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बना दिया, ठीक है। तो चलिए एक चीज इसमें हम लोग और लिखेंगे, इसको मिटा देते हैं। वी नो दैट एट द ends of the slit the path difference is 360 degree, so at half the length a/2 path difference will be 180 degree
और मतलब फेज डिफरेंस, पाथ डिफरेंस बोल देना है, फेज डिफरेंस 180 डिग्री और पाथ डिफरेंस λ/2। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग आगे लिखना स्टार्ट करते हैं कि वी हैव पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू λ/2। ठीक है, अच्छा ये जो डेल्टा एक्स का वैल्यू है, ऑल्सो डेल्टा एक्स इज इक्वल टू, पाथ डिफरेंस कहां से कहां तक का है, 1 और 3 के बीच का ना, ऑल्सो पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू a/2 साइन थीटा, इसीलिए a/2 साइन थीटा इज इक्वल टू λ/2, साइन थीटा इज इक्वल टू λ/a। ठीक है, चलिए अब हम लोग करते क्या हैं, अगेन a/2, अच्छा हम लोग क्या करते हैं, नाउ इफ we break this slit in four parts, then we have a/4 sin theta is equal to λ/2, तो sin theta is equal to क्या हो जाएगा, 2λ/a। सिमिलरली लिख लीजिए, सिमिलरली साइन थीटा इज इक्वल टू n λ/a, वेयर n इज इक्वल टू +-1 +-2 एंड डॉट डॉट डॉट। इसको उतारिए, फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इट shows the value of theta where the intensity is 0 or there is destructive interference। ठीक है, चलिए इसको लिखिए, ये हो गया आपका। अब हम लोग क्या करते हैं कि एक फिगर बनाते हैं और कुछ और लिखना है इसके बारे में। The variation of intensity with the value of theta is shown in the given figure। एक फिगर हम अभी बनाने वाले हैं, वहां से आपको बहुत आइडिया लग जाएगा। इस फिगर को बनाया जाए, ठीक है, इसको फिर से y1 y2 y3 -y1
माइनस वाई टू माइनस वाई थ्री। यही जो वाई का वैल्यू निकाले हैं हम लोग, मतलब थीटा का वैल्यू निकाले हैं, इसी पॉइंट के लिए निकाले हैं, ठीक है। और थीटा का वैल्यू कैसे निकलेगा आपको बता रहे हैं। तो देखिए ये थीटा वाला वैल्यू था, जो थीटा निकाल रहे थे ना, इस थीटा पे क्या था, डार्क था, मतलब वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस था। एक और थीटा निकाले तो ये वाला आ जाता, फिर एक इधर थीटा निकाले तो ये आता, ये आता, ऐसे कर करके आते चलता, ठीक है। ये सब कहाँ है, जहाँ इंटेंसिटी जीरो है, इंटेंसिटी मैक्सिमम यहाँ पे है। इंटेंसिटी क्या है, मैक्सिमम ये है, ठीक है। ये हमेशा सेंटर पे सबसे ज्यादा इंटेंसिटी होता है। चलिए यहाँ पे क्या था आपका, साइन थीटा इज इक्वल टू जीरो, साइन थीटा इज इक्वल टू लेमडा बाई ए, साइन थीटा इज इक्वल टू 2 लेमडा बाई ए। यहाँ पे साइन थीटा इज इक्वल टू, साइन थीटा इज इक्वल टू ये हो जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू 0, साइन थीटा इज इक्वल टू लेमडा बाई ए, साइन थीटा इज इक्वल टू 2 लेमडा बाई ए, ये 3 लेमडा बाई ए, साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस लेमडा बाई ए, साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस 2 लेमडा बाई ए, साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस 3 लेमडा बाई ए, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का बीच का दूरी दिया हुआ है, लेंथ एल दिया हुआ है, ये आपका ए दिया हुआ है, इसका विड्थ, ठीक है। ये फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन है, ठीक है। इंटेंसिटी वेरिएशन ऑफ फ्रॉनहोफर एक्सपेरिमेंट, ठीक है। लिखते हैं इसमें, इंटेंसिटी ऑफ सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन पैटर्न, ठीक है। अब इसमें एक फॉर्मूला है, खाली वो लिख लेते हैं। I इज इक्वल टू, थोड़ा फॉर्मूला कॉम्प्लेक्स है, आप लोग याद रखिएगा इसमें, आई नॉट साइन पाई ए साइन थीटा बाई लेमडा बाई साइन, सॉरी, पाई ए साइन थीटा बाई लेमडा, ठीक है, इसका स्क्वायर, ये इंटेंसिटी हो गया। लिखते हैं इसमें, एट थीटा इज इक्वल टू 0 सेंट्रल मैक्सिमा, ठीक है। थीटा इज इक्वल टू 0 करेंगे तो सेंट्रल मैक्सिमा आई इज इक्वल टू आई नॉट हो जाएगा, ठीक है। और देखिए मिनिमा ऑकर्स एट पाई ए साइन थीटा बाई लेमडा इज इक्वल टू एन पाई, तो पाई पाई कट गया, तो एन इज इक्वल टू ए बाई लेमडा इंटू साइन थीटा, ठीक है। तो साइन थीटा इज इक्वल टू एन लेमडा बाई ए। तो एन का वैल्यू हम लोग डालेंगे तो अलग अलग साइन थीटा का वैल्यू निकलने लगेगा कि जहां पे आपका क्या हो रहा है, मिनिमा हो रहा है, यानी डार्कनेस हो रहा है। एट वेरियस वैल्यू ऑफ थीटा वी कैन फाइंड द, at various value of theta we can find the destructive interference, ठीक है। चलिए इसको उतारिए, ये फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। चलिए मिटा रहे हैं इसको, कुछ क्वेश्चन करेंगे इससे रिलेटेड अब।
beam of light, a beam of light of wavelength 600 nanometer from a distant source, 600 nanometer from a distance source, falls on a single slit, falls on a single slit 1 millimeter wide and 1 millimeter wide and the resulting diffraction and the resulting diffraction pattern is observed, pattern is observed on a screen 2 meter away, on a screen 2 meter away. ठीक है. What is the distance between the first, what is the distance between the first dark fringe on either side, dark fringe on either side of the central bright fringe, of the central bright fringe. क्वेश्चन पढ़ दे रहे हैं. बीम ऑफ लाइट ऑफ वेवलेंथ 600 नैनोमीटर फ्रॉम ए डिस्टेंट सोर्स, ठीक है, falls on a single slit 1 millimeter wide and the resulting diffraction pattern is observed on a screen 2 meter away. What is the distance between the first dark fringe on either side of the central bright fringe? ठीक है, चलिए इसको बनाइए. देखिए इसको वेवलेंथ कितना दिया हुआ है, 600 नैनोमीटर, ठीक है. अच्छा, सिंगल स्लिट 1 मिलीमीटर वाइड दिया हुआ है, ठीक है. यहाँ डी का वैल्यू दिया हुआ है, डी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 1 मिलीमीटर. इसको भी तोड़िए, 600 10 to the power minus 9 मीटर by 10 to the power minus 3 मीटर. A resulting diffraction pattern is observed on a screen 2 मीटर away. यानी बड़ा वाला डिस्टेंस का वैल्यू 2 मीटर दिया हुआ है. What is the distance between the first dark fringe on either side of the central bright fringe? यानी कि ये जो ऐसे बना है ना, तो ये ऐसे करके जो बनेगा, ऐसे करके, ठीक है. फर्स्ट डार्क फ्रिंज ऑन आइदर साइड ऑफ द सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज. तो ये डार्क फ्रिंज है ना, तो फर्स्ट डार्क फ्रिंज इसके और इसके बीच का दूरी आपको निकालने का है, ठीक है. तो हमको ये कैसे निकालेंगे, तो देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, वी हैव फ्रिंज, वी हैव डी बाई 2 साइन थीटा इज इक्वल टू, ये क्या होना चाहिए था, एन लेमडा बाई 2, यही ना होना चाहिए था. डी बाई 2 साइन थीटा इज इक्वल टू एन लेमडा बाई 2. ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए, ये जो ये क्या है आपका, आपका ये फेज डिफरेंस है, ठीक है, मतलब ये पाथ डिफरेंस है आपका. तो हम लोग लिख देते हैं ये क्या हो गया आपका पाथ डिफरेंस. तो पाथ डिफरेंस का वैल्यू एन लेमडा बाई 2 के फॉर्म में ना होगा, तो साइन थीटा इज इक्वल टू एन लेमडा बाई डी हो गया आपका, ठीक है. अब चलिए हमको क्या करना है, डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट डार्क फ्रिंज, ठीक है. और देखिए ये जो साइन थीटा जो होता था वो y बाई डी होता था, ठीक है. ये जो साइन थीटा जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बाई वाई डी इज इक्वल टू एन लेमडा बाई डी. तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, एन लेमडा डी बाई छोटा डी.
n जो हो जाएगा आपका फर्स्ट डार्क फ्रिंज का होता रहता है 1, लिम्डा का जो वैल्यू है वो कितना है 6 इंटू 10 टू द पावर -7, बड़ा वाला d का वैल्यू 2, छोटा वाला d का वैल्यू 10 टू द पावर -3, यानी 12 इंटू 10 टू द पावर -4 मीटर। ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं। इसको और छोटा करेंगे तो ये और बड़ा हो जाएगा 10 टू द पावर -3 मीटर, तो 1.2 mm। तो यहाँ पे 1.2 mm का दूरी है यहाँ से यहाँ, तो यहाँ से यहाँ का ही वैल्यू 1.2 mm हो जाएगा। तो यानी कि दोनों डार्क फ्रिंज के बीच का दूरी कितना हो जाएगा 2.4 mm। सो डिस्टेंस बिटवीन टू डार्क, फर्स्ट टू डार्क फ्रिंज, फर्स्ट टू डार्क क्या बोल रहा है इसमें, फ्रिंज इज 1.2 इंटू 2 यानी कि 2.4 mm। चलिए हो गया आपका आंसर। समझ में आ रहा होगा। पाथ डिफरेंस जो होना चाहिए, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जो होना चाहिए, तो उसको लिख दिए पहले। n का वैल्यू 1 है तो बाद में n का वैल्यू 1 डाले हैं हम। ठीक है, और साइन थीटा जो इसमें वैल्यू होगा, जो ऐसे ऐसे सब रे जो जा रहा था, वो साइन थीटा का वैल्यू y/d, यहाँ परपेंडिकुलर बाय, ठीक है, साइन थीटा इज नियरली इक्वल टू जो आपका है ना E/h होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं हो, लिख देते हैं यहाँ पे, सिंस थीटा इज स्मॉल सो साइन थीटा इज नियरली इक्वल टू tan थीटा इज नियरली इक्वल टू थीटा। ऐसा लिख सकते हैं y/d। ठीक है, ताकि हम छोटा स्लिट लिए हैं तो थीटा हमेशा छोटा ही होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका हो जाएगा। तो इसको हम डायरेक्टली d बाई क्या लिख देंगे, y/d लिख देंगे, और ये आपका हो जाएगा आंसर इस तरह से। ठीक है, चलिए इसको उतारिए, ये हो गया। एक क्वेश्चन और बनाएंगे। पैरेलल बीम ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट, ए पैरेलल beam of monochromatic light of wavelength 450 नैनोमीटर passes through a slit of width 0.2 mm, width 0.2 mm, full stop. Find the angular divergence in which most of the light is diffracted. चलिए इस क्वेश्चन को बनाइए। ये कैसे बनेगा ट्राई कीजिए। देखिए, पैरेलल व्यू ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ दिया हुआ है आपको 450 नैनोमीटर, 450 इंटू 10 टू द पावर -9 मीटर। स्लिट ऑफ विड्थ आपको कितना दिया हुआ है, v का वैल्यू 0.2 mm, यानी कि 0.2 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर। फाइंड द एंगुलर डाइवर्जेंस इन विच मोस्ट ऑफ द लाइट इज डिफ्रैक्टेड। तो एंगुलर डाइवर्जेंस जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे आपका है ना, तो ये जो मैक्सिमम बनाया ना, तो इसमें बोल रहा है कि पहला जो आपका डाइवर्जेंस होगा ना, पहला जो आपका डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, तो उसी में आपका क्या होगा कि मैक्सिमम लाइट आपका डाइवर्ज कर चुका होगा। ठीक है, हम लोग लिखते हैं यहाँ पे, हेयर इन द फर्स्ट ऑर्डर मिनिमा नियरली ऑल द रे diverge. ठीक है, so we have d/2 sin theta is equal to n lambda by 2. ठीक है, तो d sin theta is equal to n lambda. ठीक है, और n is equal to 1,
यानी क्या फर्स्ट ऑर्डर है, इसलिए n इज इक्वल टू 1। तो साइन थीटा इज इक्वल टू लेमडा बाय डी, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे ना कि ये जो आपका है ना, ये थीटा बना तो ये भी बना आपका, तो ये एक्चुअली 3D टाइप का बन रहा है ना, तो ऐसा टाइप का इसको हम मानते हैं। ऐसे फिगर को बना लीजिए, ठीक है। तो ये जो होगा साइन थीटा इज इक्वल टू लेमडा बाई डी, तो ये लेमडा का वैल्यू कितना है भाई 450 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9, और डिस्टेंस डी का वैल्यू कितना है, ये डी क्या है, ये बी नहीं है डी है, सॉरी, ये क्या है 0.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। इसका वैल्यू जब निकालेंगे तो 10 हो जाएगा इधर, तो 2 टू या 4, 2 टू या 4, 2 5 या 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 माइनस 8 प्लस 3, 225 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5, 2.25 इंटू 10 टू छोटा इसको कर देंगे तो ये और बड़ा हो जाएगा, ठीक है। साइन थीटा का वैल्यू, ठीक है। तो साइन थीटा जो आपका है, साइन थीटा इज नियरली इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2.25 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 रेडियन। तो ये जो तुम्हारा आपका जो होगा डाइवर्जेंस जो आपका हो जाएगा एंगुलर डाइवर्जेंस, इधर वाला का भी और इधर का भी जोड़िए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर कि आपका जो है ये n इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 कर दीजिए, ठीक है। तो ये प्लस माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस, तो ये प्लस माइनस आपका हो जाएगा, ठीक है। तो ये एंगुलर डाइवर्जेंस जो होगा वो प्लस माइनस देखा जाए तो टोटल एंगुलर डाइवर्जेंस कितना हो जाएगा 4.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 रेडियन। ये इसको ऐसे नहीं, मतलब ये इधर और ये इधर, दो ठो आपका एंगल बनाना, इधर वाला और इधर वाला, ठीक है। तो ये जो आपका हुआ एंगुलर डाइवर्जेंस, सो एंगुलर डाइवर्जेंस विल बी 4.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 रेडियन, ठीक है। इसको फाइनली आपका आंसर हो गया, ठीक है। प्लस माइनस 2.25 इंटू 10 माइनस 3 रेडियन था, इसीलिए इसका डबल प्लस 2 इधर होगा तो माइनस 2.25 इधर होगा, ठीक है। दोनों को जोड़ दिए तो इतना आपका आ गया, ठीक है। चलिए, इस तरह से आपका वेव ऑप्टिक्स चैप्टर आपका खत्म हो चुका है, ठीक है। अब हम लोग जो आने वाले हैं वो डुअल नेचर में आने वाले हैं लाइट का, और उसी में हम लोग थोड़ा उसके बाद एटम उटम हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। चलिए, तो इस तरह से आपका वेव ऑप्टिक्स चैप्टर खत्म होता है।